मित्रों, आज नेबुला मैथ्स के एक खास अध्याय सेट्स, जिसे हिंदी में समुच्चय भी कहते हैं, उसके पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। यह एक खास तरह का अध्याय है जो क्लास 11 में प्रारंभ होता है और डीएलएड के सिलेबस में भी ये पढ़ाया जाता है। ये एक नया अध्याय होने की वजह से बच्चों को परेशानी होती है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्यों पढ़ा जाता है, ये अध्याय क्यों पढ़ा जाता है, ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है। वास्तव में ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाने वाले आगे के अन्य चैप्टर्स, जैसे आप अपनी किताब में देखेंगे तो रिलेशन है, फंक्शन है, आगे अगर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बीएससी में, एमएससी में, तो बहुत सारे अध्याय आपको पढ़ाए जाएंगे। उनके लिए ये सेट जो है, समुच्चय जो है, आधार का, बेस का काम करता है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है शुरू में। तो ये अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, और आगे अगर मैथमेटिक्स पढ़ना होगा तो ये चैप्टर अगर आपका मजबूत रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में इस चैप्टर में क्या किया जाता है, किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो सेट में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का संग्रह बनाएंगे और उन्हीं पर तमाम तरह के ऑपरेशंस करके, क्रियाविधि करके हम पढ़ेंगे। अब कलेक्शन क्या होते हैं भाई? कलेक्शन तरह तरह के हो सकते हैं और किस तरह के कलेक्शन को हम सेट में पढ़ेंगे इसको हम समझेंगे। तो पहले हम लोग कलेक्शन देख लें कि कितने प्रकार के कलेक्शन होते हैं। देखिए, एक कलेक्शन मैंने मेज पे तमाम वस्तुओं के कलेक्शन मैंने बना रखे हैं, इकट्ठा करके हमने वस्तुएं रख दी हैं। देखिए क्या क्या है, किताबें हैं, कंघी है, कुछ तरह तरह की दवाइयाँ हैं, ये गुलदस्ता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ थर्मस हैं, फिर देखिए सैनिटाइजर भी रखा हुआ है ना। लेकिन इस कलेक्शन को देखने से अगर पूछा जाए कि किस तरह की वस्तुएं हैं, तो कुछ स्पेशल नाम नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें हैं। ये कलेक्शन किन तरह की वस्तुओं का है ये हम क्लियर नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब देखिए, एक कलेक्शन के लिए मैंने एक चित्र बना रखा है। यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड पे ही ये देखिए एक चित्र बना हुआ है। क्लास 11 के लिए स्कूल बैग है। अब स्कूल बैग आपको लेके जाना है अपने स्कूल पढ़ने के लिए, तो इस स्कूल बैग में कैसी किताबें रखी जाएंगी? जाहिर है कि आप वही किताबें रखेंगे जो आपको क्लास 11 में, 11वीं क्लास में पढ़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कक्षा 6 की किताबें भर लेंगे, एमएससी की किताबें पिताजी को हो उसको भी भर लेंगे, बीएससी का भर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे। जो आपके क्लास 11 के सिलेबस में जो किताबें हैं और उस दिन के टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाया जाना है, वही किताबें आप इसमें भरेंगे। तो देखिए इस वाले कलेक्शन में, इस बैग में तो क्लियर है कि कैसी किताबें होंगी, कैसी बुक्स होंगी। लेकिन ये जो आपको टेबल वाला कलेक्शन दिखाया जा रहा है, इसमें क्लियर नहीं है कि किस तरह की चीज़ें हैं। कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी रैंडम ले आके रख दिए, सजा दिए, अच्छा नहीं लग रहा, अव्यवस्थित है ना। अब देखिए, कलेक्शन को समझने के लिए हम लोग कुछ और उदाहरण लेंगे जिनका हम लोग सेट थियरी में मैथमेटिकली पढ़ेंगे, गणितीय रूप में पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखा है, कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके वावेल्स का कलेक्शन हम बनाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। अब इंग्लिश में तो 26 अक्षर हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 5 वावेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही अल्फ़ाबेट इस कलेक्शन में शामिल होंगे। अगर हम कलेक्शन बनाना चाहें इस सर्किल के भीतर या गोले के भीतर या स्फीयर के भीतर, तो इस गोले में, इस सर्कल में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर ही इस कलेक्शन में शामिल होंगे। इसमें न तो बी आने वाला है इस कलेक्शन में, न सी आने वाला है, न जेड आने वाला। बाकी के सारे 21 अल्फ़ाबेट्स बाहर हो जाएंगे और सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट्स ही इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल,
ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, भारत के राज्यों का समुच्चय या संग्रह, अभी समुच्चय नहीं कहेंगे, अभी संग्रह कह रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल के उदाहरण क्या होंगे, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें दूसरे वाले के, तो इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये सारे इस तरह के जो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनके नाम ही आएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि इनमें यूएसए के स्टेट्स आ जाएंगे या श्रीलंका का नाम आ जाएगा, नेपाल का नाम, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब नाम नहीं आएंगे। जब भी आएंगे तो इंडियन यूनियन के स्टेट्स के नाम ही आएंगे। यानी पक्का है कि इस कलेक्शन में कौन कौन से स्टेट्स के नाम आएंगे। इनमें देखिए तीसरा एग्जाम्पल, द रिवर्स इन इंडिया, भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखने हैं, कलेक्शन बनाना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, गंगा लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं, चंबल लिख सकते हैं, गोदावरी लिख सकते हैं, नर्मदा लिख सकते हैं, सतलज, व्यास, चिनाब, इस तरह की जितनी भी नदियां हैं जो भारत में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, उनके नाम ही हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि इस कलेक्शन में ये नील नदी, ये अमेजान, मिसिसिपी, ऐसी नदियों के नाम हम नहीं लिखेंगे। तो इन तीन जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में क्लियर है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन में आएंगे और कौन से ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन में नहीं आएंगे, पक्का है ना। लेकिन अब ये एग्जाम्पल देखिए, चौथा वाला एग्जाम्पल हमने क्या लिख रखा है भाई, ऑल गुड स्टूडेंट्स इन मैथ्स। अब क्या गुड होना ठीक नहीं है ना, अब किसको गुड माने किसको गुड नहीं माने, तो कलेक्शन बनाने में दिक्कत होगी, है ना। कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा कि मैं गुड नहीं हूँ, बैड हूँ, कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा। लेकिन टीचर की निगाह में ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का बैड हो, लेकिन स्टूडेंट जो है अपने आप को गुड मान रहा हो, तो कलेक्शन बनाने में समस्या आएगी। इसी तरह टाल प्लेयर्स या स्मार्ट प्लेयर्स, ये जो हैं ये भी गड़बड़ है, इसको टाल माने इसको स्मार्ट माने, है ना। कोई अपने आप को ख़राब नहीं मानेगा, लेकिन दूसरे की निगाह में वो छोटे कद का हो सकता है या ख़राब हो सकता है प्लेयर, है कि नहीं। तो हम लोग आज दो तरह के कलेक्शन देखे, एक कलेक्शन में, एक तरह के कलेक्शन में तो पक्का है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और दूसरे वाले कलेक्शन में पक्का नहीं हो पा रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। यहीं से एक नया शब्द शुरू होता है, नया वर्ड आएगा सेट थियरी में कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने 3 ऐसे उदाहरण देखे जिसमें पता चल जा रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन में होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन में नहीं होंगे। लेकिन चौथा और पांचवा एग्जाम्पल जो थे वे उसमें क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे कौन से नहीं होंगे। तो जो शुरू के 3 एग्जाम्पल हैं उस तरह के कलेक्शन को बोलते हैं सेट। और ऐसे क्या होता है, देखिए इस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 ये बताते हैं कि वो कलेक्शन कैसे थे, वेल डिफाइंड थे। वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि ये मालूम चल जाए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स उस कलेक्शन में हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। पांचों एग्जाम्पल से हमारे समझ में आ गया है कि वेल डिफाइंड क्या होते हैं और कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। एक बार फिर हम देखते हैं सेट को कैसे लिखा जाता है। डेफिनेशन हम लोग जान गए, जैसे सेट ऑफ वावेल्स, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था सेट ऑफ वावेल्स। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर कुछ नाम दे देंगे और कैपिटल लेटर में नाम देंगे, जैसे कैपिटल वी। उसके बाद जो उनके एलिमेंट्स हैं उस कलेक्शन में जो जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको कामा लगा के, और सामान्यतः इनको छोटे स्मॉल लेटर से लिखते हैं,
और मझले कोष्ठक का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेट को हमेशा मझले कोष्ठक या ब्रैसेट जिसको बोलते हैं, ये मझला कोष्ठक, उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, किसी अन्य ब्रैकेट का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, इसको अगर जानना हो तो थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट का समय देंगे। वास्तव में सेट थियरी पर एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, जॉर्ज कैंटर, जिनकी जीवन अवधि यहाँ लिखी गई है 1845 से 1918 तक। ये लगभग 1870 के आसपास में सेट थियरी पर काम कर रहे थे, वस्तुओं के कलेक्शन पे, वेल डिफाइंड कलेक्शन पे काम कर रहे थे। और उन्होंने ये सोचा कि आखिर इस कलेक्शन को किस तरह से प्रदर्शित करें, कैसे करें, कैसे लिखें। तो उनको दिमाग में आया कि ब्रैकेट में ही हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाए। लेकिन अब ब्रैकेट तो बहुत सारे हैं, जानते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, ये बड़ा वाला, और इसको जो है जो मझला वाला है, जिसको आमतौर से कुछ लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो वास्तव में होता क्या है भाई, इसका और इसका इस्तेमाल पहले से मैथमेटिक्स में हो रहा था। ये खाली था, ये जो मझला वाला था ये खाली था। इसीलिए क्या किया गया कि जो खाली था आखिर वही तो काम करेगा, खाली था वही, इसका यहाँ पे सेट थियरी में इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया गया। और जब भी सेट थियरी पढ़ाई जाती है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तो ये मझले कोष्ठक पे, ये मझला वाले कोष्ठक पे एक कथा याद आती है महाभारत की। उसको आप सुनेंगे तो थोड़ा रोचक लगेगा, सुन लीजिए। यहीं पे महाभारत में आप लोग जानते हैं कि कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये 3 पुत्र थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें 5 भाई, 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ ये वाराणवत से बचते हुए वो कहीं जा रहे होते हैं, बचते हुए गांव में छुपे हुए होते हैं। और उस गांव में एक बकासुर नाम का राक्षस रहता था, जो गांव के लोगों को बारी बारी से खाता था। जब जिस घर में कुंती छुपी हुई थी अपने बच्चों के साथ, उसका जब नंबर आया, उस परिवार के सदस्य को जाना था खाना लेकर उस राक्षस के पास, बकासुर के पास, तो वहाँ पे कुंती कहती है कि आप लोग नहीं जाएंगे, मेरा मझला पुत्र भीम लेकर जाएगा खाना, ठीक है ना। देखिए ये जब घटना है, इसमें बताता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी मझला वाला ही काम आता है, ज़्यादा काम आ जाता है। ये दोनों लोगों की अपनी भूमिका थी, लेकिन इनकी अलग भूमिका थी। इसी तरह ये सेट वाले चैप्टर में ये दोनों लोग पहले से बिजी थे, ये दोनों कोष्ठक पहले से बिजी थे, मझला वाला खाली था। इसीलिए जॉर्ज कैंटर ने ये सुझाव दिया कि सेट थियरी में हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जानते हैं। इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित कर दिए और उसके मेंबर क्या है, 1 1 2 3 4, ऐसे करते हुए अपना आगे बढ़ता जाएगा। दोनों एग्जाम्पल को एक बार गौर से देखें तो इसमें जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, यानी फाइनाइट हैं। लेकिन इसके मेंबर देखिए 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट है, ये आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट वाला मेंबर हम इसमें नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो देखिए, सैटेलाइट के लिए हमने कैपिटल S का इस्तेमाल कर दिया, मझला कोष्ठक बराबर का चिन्ह, और एक ही है, मून है, हम जानते हैं, तो मून हमने नाम लिख दिया। अब थोड़ा सा हल्का सा और समझेंगे कि एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये जो हैं
ये एलिमेंट कहलाएंगे। वो AEIOU ये एलिमेंट कहलाएंगे। ए सेट V का एलिमेंट है, इसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एप्सिलॉन बोलते हैं A बिलोंग्स टू V, ठीक है ना। ऐसे ही U बिलोंग्स टू V। U V का एलिमेंट है या मेंबर है, A V का एलिमेंट है या मेंबर है। ऐसे ही अगर दिखाना हो कि B V का मेंबर नहीं है तो थोड़ा सा तिरछा काट देंगे। तो आज हम लोग सेट थियरी को, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी अवधारणा को समझे हैं और आगे अगले वीडियो में आगे की बातें हम लोग पढ़ेंगे।